भाई रिसेंटली मैंने लल्लन टॉप के में इंटरव्यू देखा द ग्रेट खली का, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरीके का होगा। एंड आई जेन्युइनली लव्ड इट। मतलब ये तो रिस्पेक्ट बढ़ गई भाई ग्रेट खली के लिए एज ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, बिकॉज उसके थॉट्स थे काफी सिमिलर थे मेरे से। एंड अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली जाके देखना यार। तो गाइस, जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्चेत द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबको विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज बहुत कुछ है बात करने को, जैसे कि कल रोमन रेंस के पास था, रोमन रेंस ने इंटरव्यू दिया और उसने बहुत सारी चीजें रिवील करी। बट इसके पहले हम आगे बढ़े, लेट्स टॉक अबाउट द बिट्रेयल। ये बिट्रेयल क्यों हुआ है? 2 मर्चेंडाइज आई है, एक रोमन रेंस की, एक सीएम पंक की। रोमन रेंस की मर्चेंडाइज पे आप देख सकते हो 1316 लिखा है, रोमन रेंस है, पॉल हेमन है। मीनवाइल दूसरी तरफ सीएम पंक की आई है 434 डेज वाली, जो उसका क्लासिक रेन था 2012 के टाइम पे, उसमें 434 लिखा है, पॉल हेमन एंड सीएम पंक बने हुए। बट पॉल हेमन के नीचे वाइजमैन लिखा है। व्हाट? पॉल हेमन के नीचे वाइजमैन लिखा है, लेकिन रोमन रेंस की मर्चेंडाइज में नहीं लिखा है, जबकि वाइजमैन टर्म मेजरली फेमस रोमन रेंस के एरा से ही शुरू हुआ है। दैट इज क्रेजी। क्या सही में पॉल हेमन अब सीएम पंक का ही वो बन चुका है क्या यार? अबे यार भाई, वॉर गेम्स जल्दी लाओ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। एक रॉ और एक स्मैकडाउन मैं नहीं देख पाऊंगा, मेरे को सीधा वॉर गेम्स चाहिए। अब मैं समझ गया कि क्यों लोग चाह रहे थे कि सीएम पंक थोड़ा लेट अनाउंस होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। बट स्मैकडाउन में जब रोमन रेंस और सीएम पंक फेस टू फेस आएंगे, मैं तो उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि यार पॉल हेमन की सिचुएशन पता तो चले क्या है। कि जिमी ऊसो जो बोल रहा था, एक सेकेंड, ए मेरे को कुछ लग रहा है कि कहीं, क्योंकि स्मैकडाउन जो टेप हो चुकी थी, कहीं ऐसा तो नहीं वहां से वो चीज पता चली हो और जिमी ऊसो रॉ में आके बोल रहा था कि हम वाइसमैन पे भरोसा कर सकते हैं, सीएम पंक पे भरोसा कर सकते हैं। कहीं इसीलिए तो जिमी ऊसो नहीं बोल रहा था, कहीं वो भूल तो नहीं गया कि वो टेप कर चुके हो तुम, वो अभी तक हुआ नहीं है। भाई मेरे को तो यही लग रहा है, और स्मैकडाउन में अगर ऐसा हुआ ना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई जिमी ऊसो ने बॉच कर दिया है। अच्छा ठीक है, इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर रोमन रेंस ने काफी चीजें बोली पॉल लाइक रिगार्डिंग सो मेनी सिचुएशंस। सबसे पहले तो उन्होंने इसी चीज के बारे में बात करी कि पॉल हेमन और सीएम पंक ऐड जो हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम लोग तो फैमिली है, लाइक ऊसोस और ये है ना, सोलो सिक्वा ये भी पहले था कर, है ना, तो फैमिली है। लेकिन सैमी ज़ेन एक अलग ही कैरेक्टर है, सीएम पंक अलग ही कैरेक्टर है, पॉल हेमन एक अलग ही कैरेक्टर है। हाउएवर पॉल हेमन को मैं एक चोजन फैमिली की तरह ही देखता हूँ। मीनवाइल सैमी वो बंदों में से है जो कि धीरे धीरे इस ग्रुप का पार्ट बना लिया है। लेकिन पंक ये थोड़ा अजीब है, लाइक ऐसा कैसे हो गया? तुम किसके साथ आए हो यहाँ पे? आई मीन मैं गेस्ट लिस्ट चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुको, तुम आए कैसे अंदर? तो रोमन रेंस का क्लियर है कि भाई सीएम पंक की एंट्री कैसी हुई। अब खुद सोचो, रोमन रेंस वही बंदा है, जब सैमी ज़ेन आया था ना, तो उस टाइम पे कितने पंगे किए थे कि भाई कौन है, हम ऐसे कैसे ले ले, हम तो ट्राइबल कोड करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब करेंगे। तो ऐसे में वो सीएम पंक को इतनी जल्दी इन कैसे कर लेगा? तो इसीलिए जो स्मैकडाउन में सेगमेंट होने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमें क्लैरिटी मिलेगी लेकिन दोनों के बीच क्या सीन चल रहा है। और मैं नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच जो है सीन थोड़ा ऐसा अच्छा हो। मैच तक के लिए ठीक है, बट मैं अच्छा नहीं चाहता, बिकॉज अल्टीमेटली रोमन वर्सेस सीएम पंक इज द अल्टीमेट गोल। और सेथ रॉलिंस की भी बात करी, जब सेथ रॉलिंस के बारे में उन्होंने पूछा कि भाई जो तुमने चेयर मारी थी सेथ रॉलिंस पे रेसलमेनिया में, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? तो कह रहा कि जब भी मेरे को चांस मिलेगा उसे बजाने का या उसको एफ करने का, मैं वो चांस लेने वाला हूँ। और मैं ऐसा ही फील करता हूँ उसके बारे में। वो मेरे को एक कॉन्स्टेंट रिमाइंडर देता है, मेरे को हमेशा ये याद दिलाता है कि मेरे को किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना है। तो इसीलिए जब भी वो मेरे एक लेंथ के दूर होगा ना, तो मैं उस पे चेयर घुमा दूंगा। तो अच्छा वो वॉर गेम्स में सेथ रॉलिंस नहीं आया, वरना बेचारे रोमन रेंस के हाथों खामखा चेयर पड़नी पड़ती। और ऑब्वियसली भी है भाई, इसलिए मैं कह रहा था कि सेथ रॉलिंस का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। वो तो वही है ना, रोमन रेंस में सेथ रॉलिंस को फ्लावर्स दे दो यार, प्लीज इसको ले आओ यार, प्लीज हमारे सेथ को मौका दे दो। बस वो वही वाले तो फैन थे, लॉजिक तो चाहिए ही नहीं। अब जब मेन स्टोरी होती है ना, तो वहां पे लॉजिक भाई चाहिए होता है, अदरवाइज फिर चढ़ जाएंगे लोग। खैर रोमन रेंस ने और भी चीज बोली, कोडी रोड्स के लेके बोली। उन्होंने बोला कि तुम्हारे क्या ख्याल है जब कोडी रोड्स ने रिप्लेस किया द रॉक को रेसलमेनिया 40 में? तो कहता है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली तो मैं मेन इवेंट में था। मैंने कहा यार ये बात तो सही कह रहा है, मुझे तो लग रहा है कोडी रोड्स के रिप्लेस करने से रोमन रेंस का एक मेन इवेंट एक्स्ट्रा हो गया। कहा तो वो एक ही मेन इवेंट लड़ने वाला था, रोमन वर्सेस कोडी, या सॉरी रोमन वर्सेस रॉक ही होने वाला था, है ना। नाइट 1 में भी कुछ और होता, पंक वर्सेस रॉलिंस, ये सब वो इंजरी की वजह से नहीं हुआ, बट जो भी है ना, वो सब होने वाला था। बट क्योंकि ये सिचुएशन हुई, इसकी वजह से वो नाइट 1 भी मेन इवेंट किया, नाइट 2 भी मेन इवेंट किया। तो उल्टा उसको तो खुश होना चाहिए कि मेरे तो एक मेन इवेंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। उसके अलावा एक और चीज पूछी कि भाई जो तुम्हारा 1316 दिन का रेन था, उसको तुमने एंजॉय किया है नहीं किया? तो उसने बोला कि
मेरे को लगता है कि काफी इजी होता है अप्रिशिएट करना, और क्योंकि हमने वो कर दिया है। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि भाई ये ना पूरा सब्जेक्टिव मैटर होता है, जरूरी नहीं कि हर किसी को पसंद आए, है ना। बट क्योंकि हमने इतना हार्ड वर्क किया था और जिस तरीके से हमने रिजल्ट्स लाए थे, तो हमको उसको एंजॉय करना चाहिए। एंड आई कैन से या दैट वाज ऑसम। और उन्होंने ये भी चीज बोली कि बर्डन पता है क्या, यानी कि भार पता है क्या, कि अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, अब हम इस ट्रायोलॉजी का बेटर कैसे बनाएं, हाउ डू यू कंटिन्यू इट, बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। और मैं ये सोच रहा हूँ भाई रोमन एकदम कहना क्या चाह रहे हो, ट्रायोलॉजी, यानी कि रोमन रेंस ने तो कंफर्म ही कर दिया कि रोमन वर्सेस कोडी की ट्रायोलॉजी चल रही है। रोमन वर्सेस कोडी 2 बार हो चुका है, तीसरी बार होना है, मतलब हमें तो पता ही था कि होना ही होना है। लेकिन अब क्योंकि रोमन रेंस के मुंह से सुन लिया, तो अब इतना पता चल गया है कि हाँ ये बैक स्टेज में प्लान तो कर रहे हैं रोमन वर्सेस कोडी का, लेकिन कब और कैसे इसका बहुत प्रेशर है ऑब्वियसली, क्योंकि जो जिस तरीके का रोमन वर्सेस कोडी 2 हुआ था उसको बीट करना मुश्किल तो रहने ही वाला है। और अगर इसमें फिर से द रॉक आ गया, तो मेरे को लगता है कि इस बार इंटरनेट उल्टा ही ना पड़ जाए। इस बार ऐसा ना हो कि स्टोरी लाइन के अगेंस्ट ही चले जाए लोग, कि भैया ये सब हटा, हमें तो लोगन पॉल की स्टोरी चाहिए। और एक और रोमन रेंस वर्सेस कोडी के बाद जब वो हुआ था ना, पूरा सेलिब्रेशन हो रहा था, कोडी है ना बाकी सुपरस्टार्स के साथ था, तो उससे पूछा गया कि तुमने फिर बाद में तुम्हारा कोई मोमेंट नहीं हुआ था, क्या बोलते हैं, कोडी के साथ, सिर्फ रिंग में ही नहीं बल्कि बैक स्टेज में भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने बोला कि ना उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, अगर तुम्हें वहां पे बैठना है ना 4 घंटे तुम्हें बैठना है बेबी फेस के साथ, तो भैया मैं तो वेट नहीं करने वाला हूँ, स्पेशली उस पॉइंट पे जब 1316 डेज का टाइटल रेन एंड हुआ था। मैंने कहा रोमन रेंस कितना क्लियर बंदा है यार, है ये वो बंदा है अपना टाइटल रेन अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है, उसके बगल में चाहे आग कितनी भी तगड़ी लग रहा है, रोमन रेंस को फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ये यही तो होता है ट्राइबल चीफ की डेफिनेशन। ये बीच में कमेंट कहां से आ गया जूलिंग अज्जर का कि भाई एटलीस्ट शर्ट तो पहनी है ऊपर, बिकॉज नीचे तो चेतन ने आई डोंट थिंक सो कुछ पहना होगा। अच्छा ऐसा नहीं है भाई, पहनता हूँ भाई, डोंट वरी। मैं ऐसे अब मैं दिखाने लग जाऊंगा कि भाई पहना है, नहीं पहनता हूँ कभी कभी, मे बी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टिफ। Anyways, is टोनी खान अ गुड गाय? भाई विंस मैकमैन की बहुत बेइज्जती होती थी कि भाई विंस मैकमैन कॉन्ट्रैक्ट में ये करता है, बांध के रखता है सुपरस्टार्स को। अभी आपको पता ही होगा रिकी स्टार्क्स ऑल एलीट रेसलिंग में नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब से ऐसे रूमर्स आए थे कि वो वहां पे खुश नहीं है, उसकी बुकिंग नहीं है, उसको डब्ल्यूडब्ल्यू में जाना है, उसको जाने ही नहीं दे रहे, उसका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाए जा रहे हैं। अभी वो जीसीडब्ल्यू में आने वाला था, तो वहां से भी टोनी खान ने खींच लिया कि नहीं जाने देंगे, लेकिन इसकी कोई बात नहीं कर रहा, नोबडी। ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस बिल्कुल शांत है, ऐसे बिल में दबे, अरे यार हम क्या करेंगे, टोनी बिल प्लीज हमें बचा लो यार, हमें कुछ तो दो यार, कंटेंट कुछ तो दो। बट क्या ही करें यार, जब तुमने अपने लिए इतनी कब्र खोदी है, तो भाई एक दिन खुद को उसमें जाके लेटना ही पड़ेगा। और अब वही चीज हो भी रही है ऑल एलीट रेसलिंग वालों के साथ। अच्छा यार बेटिंग ऑड्स, भाई रॉयल रंबल के लिए बेटिंग ऑड्स देख के मैं बड़ा शौक हो गया, कि क्योंकि ऑब्वियसली रॉयल रंबल एक ऐसी चीज है जिसके लिए बेटिंग ऑड्स बहुत पहले से शुरू हो जाती है। तो जो सबसे कम है ना, जिसके सबसे कम चांसेस लगते हैं 200/1 के बेटिंग ऑड्स के साथ जेक पॉल है कि जेक पॉल रॉयल रंबल जीत सकता है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा कम है। मीनवाइल सबसे ज्यादा जो चांसेस है टॉप 5 की मैं बात करता हूँ, नंबर 5 पे है गुंथर, नंबर 4 पे है रोमन रेंस, नंबर 3 पे है द रॉक, नंबर 2 है सीएम पंक, नंबर 1 है जॉन सीना। जहां पर हम टॉप 5 में देख सकते हैं कि 3 ऑलरेडी फॉर्मर रॉयल रंबल विनर्स है। मीनवाइल सीएम पंक और गुंथर है जिन्होंने अब तक रॉयल रंबल नहीं जीती हुई है। सो लेट्स सी कि क्या रोमन रेंस एक और रॉयल रंबल जीतने वाले, क्या द रॉक एक और रंबल जीतने वाले, या क्या जॉन सीना अपनी 3rd रंबल जीतने वाले हैं। और जॉन सीना के बैटिंग ऑड्स सबसे ज्यादा हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि क्या सही में जॉन सीना जीतने वाला है क्या? मतलब इज जॉन सीना एक्चुअली गोइंग फॉर द चैंपियनशिप, कि भाई रंबल जीती एंड देन चैंपियनशिप। द रीजन आई डोंट वांट टू बिलीव कि जॉन सीना जीतने वाला इज सिंपल, कि जॉन सीना ने बोला था मैं चेंबर में लड़ूंगा। जॉन सीना का लास्ट फेयरवेल टूर है, हमें पता है सारे टाइप के मैचेस लड़ेगा, तो वो चेंबर में रॉयल रंबल विनर बनने के बाद तो नहीं लड़ना चाहेगा। तो मेरे को जहां तक क्लियर लग रहा है कि वो रंबल में आएगा, एलिमिनेट होगा एंड चेंबर के मैच में लड़ेगा, वहां से जीत के कुछ होगा। अदरवाइज अगर जॉन सीना रंबल जीत रहा है तो मैं देखना चाहूंगा कि लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट जॉन सीना इज प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप सुपरस्टार, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिना रॉयल रंबल के भी किसी को भी मुंह पे चैलेंज कर सकता है, तो वो रॉयल रंबल क्यों जीतना चाहेगा। बट अगर भाई सिचुएशन बहुत तगड़ी होने वाली, अब देख लो ना भाई टॉप 6 बंदे क्या है, सेथ रॉलिंस है, गुंथर है, रोमन रेंस है, रॉक है, पंक है, सीना है, ये तुम्हारे रंबल के प्रोबेबल कंटेंडर्स हैं। ये प्रोबेबली ऐसी रंबल बनने वाली है जिसके लिए हमें सरप्राइजेस शायद से चाहिए भी नहीं होंगे।
एक होता है ना कि हाँ भाई रंबल बिना सरप्राइजेस के अधूरी है, बट ये रंबल ऐसी होगी कि चलेगा भाई, तुम हमें सरप्राइजेस मत दो अगर ऐसे स्टार्स आने वाले हैं तो। एंड जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन कि कोडी रोड्स ने अपनी टाइटल ही डिफेंड कर दी इस पूरे रंबल के लिए, या फिर गुंथर ने। मैं तो कह रहा हूँ भाई वो तो फिर अलग ही मजा आ जाएगा, इनसेन लेवल ऑफ लाइक कंपटीशन। खैर रोड टू रेसलमेनिया के बारे में अभी तो बात करने में अजीब ही लग रहा है, जब तक सैटरडे नाइट मेन इवेंट नहीं हो जाता तो तब तक बस हम हाइप पे ही खुश रह सकते हैं। एनीवेज ESPN ने एक लिस्ट निकाली जिसमें उन्होंने रैंक किए सुपरस्टार्स, रेसलिंग के सुपरस्टार जिनकी एज 30 से कम है, तो उसमें टॉप पे कौन रहेगा। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 की आप लिस्ट देखो। नंबर 1 पर डोमिनिक मिस्टीरियो एंड नंबर 2 पर MJF। दिस इज वट हैपन्स व्हेन यू डोंट रेसल मच। जहां तक मेरे को पता है MJF, मेरी जीप कट गई, नाम ही ले लिया पगलेट का। MJF उतना नहीं लड़ता है मैचेस, तो ऐसे में डोमिनिक मिस्टीरियो लाइक जितने MJF मैचेस लड़ता होगा ना साल में, इतने ये हफ्ते में निपटा देता है डोमिनिक मिस्टीरियो। आप डोमिनिक मिस्टीरियो का कैटलॉग देखना, लाइव इवेंट्स करे जा रहा है वो, और जो हील कैरेक्टर दे रहा है वो WWE को, उसका टॉप पे रहना तो बनता ही था भाई। मैं तो ESPN की नॉलेज से मैं इंप्रेस हो गया। मैंने कहा यार अगर आप ऐसी लिस्ट बनाते हो तो फिर आप ही बनाया करो, ये PWI को मत दिया करो, वो तो पता नहीं कुछ भी हक देते हैं। अगर आपने बनाई है इस तरीके से लिस्ट रखी है तो भाई मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ भाई। मैं कह रहा यार यस, अंडर 30 के अंदर अगर डोमिनिक मिस्टीरियो नहीं है आपकी रैंक के अंदर तो फिर क्या है। और उन्होंने बाय द वे रिया रिप्ली को भी रैंक किया नंबर 4 पर, ब्रॉन ब्रीकर को किया है नंबर 11 पर, विच इज वेरी फेयर रैंकिंग टू बी ऑनेस्ट। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।